पाई बोल लो, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिग्मा क्या करता था? सम रिप्रेजेंट करता था। तो ये कहीं पे चीज दिख जाए तो ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। अब वो सिग्मा अपन ने लिमिट्स में देखा था और विदाउट लिमिट्स देखा था, ठीक है। इसको भी लिमिट्स में देख लेते हैं और विदाउट लिमिट्स में देख लेते हैं, है ना। तो पाई भी अपना जो पाई है ये भी क्या है? विदाउट लिमिट्स, लिमिट्स, है ना, और विद लिमिट्स, विद लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पे विदाउट लिमिट्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे विद लिमिट्स। लिमिट्स मतलब यहाँ पे दिस, यहाँ पे लोअर लिमिट होता है, ऊपर अपर लिमिट होता है, ठीक है ना। मतलब लिमिट लगा दिया मतलब लिमिटेशंस आ गए उस पे, भाई यहाँ से आता कि जाएगा, वहां से आता कि प्रोडक्ट होगा, आगे नहीं होगा, राइट। तो चलो विदाउट लिमिट्स का थोड़ा आगे देखते हैं। मान लो अगर एबीसी में बोल दिया, है ना, एबीसी के फॉर्म में बात कर रहा है वो, विदाउट लिमिट्स मतलब ऐसे कुछ भी बोला कि एबीसी ऐसा दिया है ना। तो अगर मेरे को कभी ऐसा दिख गया कि प्रोडक्ट ऑफ पाई ऑफ ए दिख गया, तो मेरे को तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लिखा है ए इंटू बी इंटू सी का, है ना। इसी जगह अगर समेशन ऑफ ए होता और एबीसी की बात हो रही थी तो क्या आता? समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान लो इसकी जगह ऐसा होता तो मान लो ऐसा होता, अल्फा नहीं सॉरी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात हो रही होती, है ना। और वहां पे बोल दिया था, ऐसा बोल दिया होता कि प्रोडक्ट ऑफ, छोड़ो, अगर ऐसा बोल दिया होता, मान लो अल्फा बीटा गामा की बात हो रही है और बात कर दिया अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात हो रही है तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा गामा गामा डेल्टा। सिर्फ अगर अल्फा बीटा की बात हो रही है तो सिर्फ प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा आएगा। अल्फा बीटा डेल्टा की बात हो रही है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रोडक्ट की बात होगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब जैसे मेरे को बोला प्रोडक्ट ऑफ ऐसा लिखा है ए बी, तो इसका मतलब ए बी साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाइड होंगे, प्रोडक्ट होंगे। जैसे साइक्लिक ऑर्डर में प्रोडक्ट सम में साइक्लिक ऑर्डर में वो ऐड होता था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सम में, तो इसमें साइक्लिक ऑर्डर में वो मल्टीप्लाइड होंगे या प्रोडक्ट होगा उनका। तो ये कितना हो जाएगा? पहले ए बी कर दिया, फिर बी सी कर दिया, फिर ए सी कर दिया, है ना, ए बी सी, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट हो गए तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये अपना प्रोडक्ट हो गया पाई ऑफ ए बी, राइट। फिर अगर नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, मैंने को बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ए अपॉन बी बोला, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको भी साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे, ए बाय बी बाय सी बाय ए। इसको भी लिख दिया साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये ए बी सी की बात हो रही है मान लो, तो पहले ए बाय बी, फिर बी बाय सी, फिर सी बाय ए, समझ गए। तो साइक्लिक ऑर्डर आ गया। अब तुमको पता चल गया, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ए बाय बी, सब कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 1, है ना। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? ए बाई बी की बात कर रहे हैं, राइट। अगर ऐसे ही ये विदाउट लिमिट, ये तो अगर ऐसे ही मैंने ऐसा बोल दिया तो पाई, है ना, पाई प्रोडक्ट कर दिया और अपने पास आ गया, मान लो कोई कांस्टेंट है के और ए से मल्टीप्लाइड हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? पाई। अब सब में जो अपना होता था, सब में क्या होता था के बाहर आ जाता था, राइट। इसमें क्या होगा? के मल्टीप्लाइड होगा बार बार। के मल्टीप्लाइड होगा मतलब क्या हो जाएगा? के किससे मल्टीप्लाइड होगा? इससे, के से, फिर क्या होगा? के बी से, फिर के सी से, समझ गए। ए से मल्टीप्लाई हुआ, फिर के से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सी से मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? प्रोडक्ट हुआ, है ना। तो कितना आ गया? के कितना आ गया? के क्यूब ए बी सी। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यूब और एबीसी क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ ए लिख सकते हैं उसको, तो प्रोडक्ट ऑफ ए लिख दिया, ठीक है।
बट एक बात याद रखो कि प्रोडक्ट ऑफ के, जैसे लिखा के ए लिखा है ऐसा है ना, प्रोडक्ट ऑफ के ए इज, ये इक्वल नहीं होता इसके, के बाहर ले लिया और प्रोडक्ट ऐसा लिख दिया ए, ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं होता है के बाहर ले लिया और अंदर प्रोडक्ट लगा दिया, जैसे समेशन में करते थे ना, कांस्टेंट बाहर ले लेते थे और ये जो अंदर रहता था उस पे समेशन, तो ये यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लिमिट्स, राइट। ठीक है, विदाउट लिमिट्स तो सिंपल है, कोई बात नहीं। लिमिट्स में मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट्स आ जाएगा। लिमिट्स में लिमिट्स लगा दो, मान लो जैसे मान लिया r इज इक्वल टू 1 से लेके 5 लगा दिया और यहाँ पे लिखा है f ऑफ r। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक एक लिमिट आता जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 4 इंटू f ऑफ 5। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट विदाउट लिमिट्स और लिमिट्स। तो लिमिट्स आएगा और क्या, बस। ठीक है, समझ गया क्या बोलूं, है ना। ये अपना हो गया विदाउट लिमिट्स, राइट। तो चलो इतना हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन करो, अंडरस्टूड है ना, बढ़िया। समेशन समझ जाएगा तो ये भी क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोडक्ट छोटी सी चीज है। गौरी एब्सेंट थी 2 मिनट, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। गौरी एब्सेंट थी तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पिछले लेक्चर सब कंप्लीट करे। समझ गए कि नहीं। अगर तुमको सही में अच्छा करना है लाइफ में तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। सीरियस हो, ताकि कोई लेक्चर, एक लेक्चर मिस हो गया है ना, एक लेक्चर मिस हो गया, आगे के पूरे लेक्चर बिगड़ जाते हैं। एक बात याद रखो, यहाँ पे सब इंटरलिंक्ड है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को, सीरियसनेस क्यों नहीं समझ रहे हो। सब इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। ऐसा 10th वाला बिल्कुल नहीं कि एक चैप्टर छोड़ दिया बाकी समझने लगे। एक चैप्टर छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट की बात होगी। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन ने, इसे प्रॉपर्टी देखा था, तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी देखने लायक है नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ पाई, ठीक है। बात करने के लिए एक ही इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो पाई ऑफ, अगर ऐसा लिखा है एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, है ना, ऐसा लिखा है, तो याद रखना इसमें ना इंडिविजुअली ऐसा नहीं लगा सकते कि भाई इसमें प्रॉपर्टी पाई आर को ऐसा लगा दिया और यहाँ पे अलग अलग लगा दिया, सेपरेटली प्रोडक्ट नहीं लगाओगे, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड, है ना, याद रखो। समेशन में लगता था, जैसे एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे समेशन लगा दिया, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं लगेगा वैसे, है ना। अरे ये क्या कर दिया मैंने, रुको एक सेकेंड। पाई ऑफ आर, अरे वैलिड है ना भाई, बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। समेशन में वैलिड नहीं है वो। समेशन में देखो क्या हो गया, समेशन में जैसे समेशन अपन ने लिखा था ना, जैसे लिखा था एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, ऐसा लिखा है। तो मैंने क्या बोला था कि इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ ऑफ आर और फिर समेशन ऑफ जी ऑफ आर, ऐसा नहीं लिख पाओगे समेशन में, अलग अलग लगा दिया समेशन दोनों, नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग, ट्विस्ट हो गया वो, ठीक है। इसमें कर सकते हो कि इसमें लगा दिया, दिस इज वैलिड, दिस इज नॉट, दिस इज ट्रू, परफेक्टली ट्रू, ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें, है ना। ये मत, ये तो अभी समेशन में पढ़ा ही चुका हूं ये प्रॉपर्टी, राइट। अगर नहीं पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई है, बट मैंने कल ही तो पढ़ाई थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। एक बात याद रखो, जैसे प्रोडक्ट ऑफ ऐसा लिखा है एफ ऑफ आर और कुछ भी लिखा हो प्लस माइनस जी ऑफ आर, कुछ भी हो, है ना। तो इसको इंडिविजुअली ना ऐसा नहीं कर सकते तुम कि भाई पहले प्रोडक्ट लगा दिया एफ ऑफ आर में, फिर प्लस माइनस प्रोडक्ट लगा दिया जी ऑफ आर में, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज रॉन्ग। मतलब ये लिखा करेक्ट है बट ऐसा करना रॉन्ग है, समझ गए कि नहीं। तो बोले सर ये रॉन्ग क्यों लिखवा रहे हो, अरे भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट ऐसा करना रॉन्ग है, समझ गए। तो पाई इंडिविजुअली प्रोडक्ट नहीं लगेगा इन पे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग कभी गलती ना हो बस, ठीक है। जैसे बोला r इज इक्वल टू 1 से लेके k, तो वहां पे तो पता था अपने को सम हो रहा है k का, जैसे मान लो r का सम हो रहा था k टाइम्स,
तो अपन ने आर का सम हो रहा था n टाइम्स, तो अपन ने n टाइम्स k लिख दिया था, या n टाइम्स जो कुछ लिखा था, राइट। यहाँ पे मान लो n टाइम्स हो रहा है आर का सम, R1 से लेके n तक है ना, और प्रोडक्ट k का कर रहे हैं, तो ये तो प्रोडक्ट होगा फिर k इंटू k इंटू k इंटू k इंटू k डैश, कितने k टाइम्स, राइट। कब तक प्रोडक्ट कर रहे हैं, n टाइम्स तक, तो कितना हो जाएगा k रेज टू n, ठीक है। क्या होगा k रेज टू n, ये प्रोडक्ट का हो गया, राइट। ओके चलो, ये हो गई अपनी तीसरी प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट लिखा है r इज इक्वल्स टू 1 से लेके, और यहाँ पे लिखा है n, है ना। मान लो यहाँ पे k इंटू एफ आर, ऐसा k मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n k, ठीक है। प्रोडक्ट में सेपरेट कर, ये प्रोडक्ट में लिखा है ना मल्टी, तो सेपरेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेके एफ आर, ठीक है ना। तुमको पता है इसका वैल्यू कितना आता है, k रेज टू n, और ये तो वही है, पाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r, ठीक है ना। चलो, ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई प्रोडक्ट्स की, कुछ जो अपने को पता होनी चाहिए, राइट, है ना। बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है, बढ़िया। पूर्णिमा का बढ़िया हो गया, वेरी गुड। मोहिनी, पूर्णिमा, अभिषेक, क्षितिश, ठीक है। चलो, अब इतना थोड़ी बेसिक बेसिक बातें कर ली अपन ने, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, समेशन क्या होता है, समेशन का प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आते हैं चैप्टर पे, चैप्टर के सब आगे पार्ट पे, दैट इज एपी, है ना। एपी, एपी चैप्टर नहीं है, इसके सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है, एपी, जीपी, एजीपी, ठीक है, एचपी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो पहला उसमें पार्ट है एपी, ठीक है। एपी यू नो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। कुछ मैं भगा नहीं रहा हूँ, एकदम आराम से बता रहा हूँ, तो चीजें समझनी चाहिए, राइट। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एपी मतलब होता क्या है, ठीक है। बेसिक से देखेंगे क्या एपी क्या होता है, तो लिख ले, तो द sequence in which difference of any two consecutive terms, consecutive terms मतलब लगातार आने वाली, consecutive term is constant, is called AP, is called AP, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एपी का एग्जांपल बता दो, कोई सीक्वेंस बताओ जो एपी में, तो कोई भी ले लो तुम्हारी मर्जी से, जैसे मैंने बोलिया 5, 10 और 15, 20, है ना, ये सब एपी में। मतलब इसका 10 और 5 का डिफरेंस बोलो कितना है, कितना 10 और 5 में डिफरेंस 5 है, 15 और इसमें भी कितना 5 है, 20 और 15 में भी 5 है, तो ये एपी में। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस ऐसे डायरेक्शन में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्या, डायरेक्शन चेंज करो, ऐसा कर लो डायरेक्शन, तो 5 में से 10 गए तो -5, तभी भी एपी ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज करने से एपी पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा डायरेक्शन रखा, ऐसा, तो 5 आ रहा है, ऐसा गए तो -5, है ना, ऐसा गए -5, हर जगह -5, ठीक है। तो डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में प्लस आ रहा है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन लोगे तो नेगेटिव आएगा 100%, एपी की ये बात है, समझ गए कि नहीं। जैसे एक और एग्जांपल ले, जैसे 2 इवन नंबर ले, 6, 8, 10, है ना, ऐसा डायरेक्शन रखा है तुमने, ऐसा, आज तक तो यही सीखते आए हो कि ऐसे ही डायरेक्शन रखो, ऐसे ही, है ना। टीचर ने ऐसे नहीं बोला ऐसा रखे तो क्या होगा, एपी होगा क्या,
अरे कोई भी डायरेक्शन लो, ये एक डायरेक्शन लोगे तो 2 डिफरेंस आएगा, और अगर इसका उल्टा डायरेक्शन लोगे तो -2 आएगा। समझ गए? डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या होगा, अपना कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा, बस कॉमन डिफरेंस वही रहेगा लेकिन दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि इफ वी चेंज डायरेक्शन ऑफ common difference, then if we change the direction of common difference, then opposite sign will occur। ठीक है, एग्जांपल तो ये लिख दिए। बोलो ये चीज समझ गई एपी के बारे में, सिंपल सी है ना? हाँ, कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट एग्जांपल ले सकते हो, 100 200, यस सर अंडरस्टूड, है ना? ठीक है, चलो, बट वो लगातार आनी चाहिए टर्म्स, 5 15 है ना? तो कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 2 2 सब में, तो वो एपी में होता है, राइट? ठीक है ना? चलो, ये पहली पॉइंट बात हो गई एपी की। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? अ जर्नल एपी, है ना? कोई भी एक जर्नल एपी, अ जर्नल एपी, ठीक है, कैन बी गिवन एज पहला टर्म क्या होता है एपी में? ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d डैश डैश डैश, है ना? ऐसे आते जाएंगे। तो दिस जो ये अपना आया ए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड। तो ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, है ना? A1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देख लो, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? डी आएगा। ऐसे डायरेक्शन में जाओगे तो ऐसे डायरेक्शन, तो डी डी। और अगर ऐसे डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस डी आएगा, माइनस डी, डी माइनस डी, है ना? ऐसे गए, अगर ऐसे जा रहे हो तो माइनस डी आएगा, और ऐसे जा रहे हो तो प्लस डी आएगा। समझ गए, है ना? सिंपल सी चीज है, राइट? चलो, इतना लिख लिया तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोटेड, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना? पहला वाला पार्ट मिटा देता हूँ, डेफिनेशन वाला। ठीक है, हाँ चलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बड़ा चैप्टर है, ठीक है? चलो, अब क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कांस्टेंट डिफरेंस, है ना? जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कांस्टेंट डिफरेंस। जो कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है? मतलब जैसे मेरे पास nth टर्म क्या होती है? nth टर्म tn होती है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म tn है, तो उससे पहली वाली टर्म क्या होगी? उससे पहली वाली टर्म क्या होगी? tn माइनस 1, सही है? तो nth टर्म और उससे पहली वाली टर्म को अगर मैंने उन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरा क्या होता है? डी आता है, डी क्या आता है? डी। और वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है ना? अगर मैंने जैसे tn माइनस 1 और माइनस tn का डिफरेंस लिया तो कितना आता है? माइनस डी, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो है डी है, डी, है ना? ये माइनस डी, तो यहाँ पे जो डी है, दैट डी रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को कॉमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक में वो
डिफरेंस सब में, पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, कॉमन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई मेरी, राइट। अगला पॉइंट डिस्कस हो गया अपना ये, है ना। अच्छा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे तुमको पता है कि फॉर एपी होने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अरे यार, है ना, फिर ए प्लस 4D। ठीक है, अगर मेरे को nth टर्म पूछा इसका, तो देखो पहले टर्म में डी आया कि नहीं आया, दूसरे टर्म में डी आया, तीसरे टर्म में 2D आया, चौथे टर्म में 3D आया, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म में 4D आया, मतलब हर एक टर्म में एक डी कम आ रहा है। तो अगर nth टर्म आएगा तो nth टर्म में क्या होगा, एक डी वहां पे भी कम आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, n-1 into d, तो दिस इज nth टर्म, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा जो a है, a is your first term, this is your first term, a is your first term, ठीक है। और जो tn है, that is your लास्ट टर्म बोल सकते हैं उसको, और उसको जर्नल टर्म भी बोल सकते हैं, जर्नल टर्म, ठीक है। tn इज योर लास्ट टर्म, n इज योर जर्नल टर्म, या इसको तुम n से भी बोल सकते हो, और nth टर्म भी बोल सकते हो। लास्ट टर्म बोलो, ना तो जर्नल टर्म बोलो, ना तो nth टर्म बोलो, ठीक है। बोलो, आई होप अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, है ना। क्लियर है, बढ़िया, वेरी गुड मोहित, नैशा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, है ना, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एपी पे चल रहा है डिस्कशन, ठीक है, अभी भी एपी, राइट। अब देखो, अभी तो एपी के टर्म्स की बात कर ली, तो अगर आप सम की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया मेरा, सम। क्या बोला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, है ना, n टर्म्स। तो जैसे मेरे को बोला कि पहला टर्म a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2D होता है ना, और nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसका सम करने को बोला गया मेरे को, राइट, ठीक है। तो मैं कैसे लिख दूंगा, Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स करना है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं मैं, Sn से, राइट। तो Sn कैसे लिखूंगा, सबका सम करना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2D प्लस a प्लस 3D, कहां तक, a प्लस n-1 इंटू डी। सही है कि नहीं, है ना। अब एक काम करते हैं, ये तो मेरा Sn हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसको पलट देता हूं, ठीक है। पलट दिया तो भी मेरा क्या हो जाएगा, Sn ही होगा ना, पलटेंगे थोड़ी Sn चेंज हो जाएगा। इसको पलट के लिखता हूं, पलट के, ऐसा लिखा, अब पलट दो, तो पलटेंगे तो ये पहला आएगा, क्या आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इससे लास्ट टर्म ये, तो इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है। फिर इससे पहले वाला टर्म कितना आएगा, a प्लस n-3 इंटू डी, ठीक है। वैसे इसका आखिरी टर्म कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले सिंपल a सम n टर्म को ऐड किया, फिर क्या किया, उसी को पलट के लिख दिया पलट के। अच्छा, पलट के लिख दिया तो अच्छी बात है, खुशी मनाओ, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, ऐड करके देखता हूं दोनों को, इसको और इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है।
तो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब A प्लस, हाँ देखो अब मैंने क्या किया, मैं अगर एक एक ऐड करते जाऊंगा, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐड करते गया, तो सब में 2a तो आ जाएगा। ठीक है, सब में कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। 2a तो सब में आएगा ना, 2a जैसे लिख दिया, 2a प्लस ऐड किया तो आगे कितना आ जाएगा, n-1 इंटू डी प्लस फिर कितना आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फिर ऐसे ही आता चला जाएगा, ऐड करते जाओगे। ठीक है, और आखिरी में अपना क्या आ जाएगा, आखिरी में भी सेम वही आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, देखो ना, ऐड करो ना, a प्लस ए 2a। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो n-1 इंटू डी, फिर ये ऐड होगा, फिर वापस ये पहला ऐड करो, दूसरा तीसरा ऐसे ऐड करते चलोगे तो ये जनरेट होता जाएगा अपने आप, ये सब सेम आता जाएगा। ठीक है ना, अब ये अगर सेम आता गया तो तुमको पता चल गया ये कितना गया, 2Sn इज इक्वल्स टू, ये देखो ये कितने टाइम ऐड हो रहा है, ये कितने टाइम है, ये तो पूरा सेम आ रहा है, सेम, ये कितने टाइम ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, n ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पूरा n टाइम्स ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a plus n-1 into d. So this Sn gives you the formula for sum of n terms. ये क्या का फॉर्मूला है, Sn means sum of n terms. ठीक है, तो ये तो अपना एक फॉर्मूला हो गया Sn terms का। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो तुम, Sn is equals to n/2, 2a को लिख सकता हूँ a plus a n-1 into d, राइट। तो n/2, तुमको पता है a प्लस n-1 d कितना होता है, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म और a प्लस n-1 d कितना होता है, लास्ट टर्म, तो nth टर्म। तो Sn को ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बोलो, इतना क्लियर हो गया सम ऑफ n टर्म्स की बात? बताओ। अंडरस्टूड, वेरी गुड, है ना, ओके बढ़िया करो, समझा। मारी बेटा, मारी बिस्किट, अपूर्वा, अभिषेक, वेरी गुड, क्लियर, निशा, मोहिनी, है ना, बढ़िया है, समझ गए तो लिख लो, ऑल क्लियर, कशिश, वेरी गुड, नोटेड, बढ़िया, नोटेड, बढ़िया, वेरी गुड, है ना, समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो पहले बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भगा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझ गया ये सबको। अब सम ऑफ n टर्म्स की बात भी हो गई है, राइट, है ना, तो पता होना चाहिए Sn का फॉर्मूला आता कैसे। अब आई डोंट नो तुमको 10th में बताया था कि नहीं, बट अभी नहीं बताया था तो अभी देख लिया, राइट। ठीक है, चलो अगर मान लो मेरे को ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या बोला, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ and maximum possible sum of AP, क्या AP दिया अपने को, 40, 27, 34 n टर्म्स तक दिया है। ठीक है, मेरे को बोला है कि पॉसिबल पॉसिबल, अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा मतलब दिमाग का यूज होगा। मेरे को बोला मैक्सिमम सम बताओ भाई, इसका मैक्सिमम, अगर ऐसा क्वेश्चन होता सिमिलरली कि मतलब नॉर्मल के फाइंड सम ऑफ, तो ये तो कोई भी कर देता कि हाँ चलो कोई नहीं, सम फाइंड करना है बस, है ना, बट मेरे को वहां पे वर्ड बोल दिया मैक्सिमम सम फाइंड करो। तो पहली बात तुम्हारी आंखें इस पे जानी चाहिए कि 40, 27, 34 ये तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
तो इसका मतलब अगर 27 में से 40 घटाओगे, 34 में से 27 घटाओगे, तो तुम्हारा डी नेगेटिव आ रहा है। अब डी नेगेटिव आने का मतलब अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये धीरे 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 जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो भी आएगा कभी ना कभी, है ना। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम कब होगा ये सम? जब जीरो से पहले होगा, क्योंकि जीरो के बाद जाएगा ये सम तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, और नेगेटिव स्टार्ट होने से ये सम मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने को पहले पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, कौन से टर्म पे ये जीरो हो रहा है इसका सम। क्योंकि जीरो टर्म पता चल गया तो अपन वहां तक रुका देंगे और वही मैक्सिमम सम हो जाएगा अपना। लेकिन अगर अपन उसके आगे लेके चले गए तो नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो पॉसिबल होगा नहीं कि मैक्सिमम सम मिले। मैक्सिमम सम कब मिलेगा? जब सब चीजें ऐड होंगी, कुछ चीज घटना चालू हो गई तो मैक्सिमम सम मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। पहली थिंकिंग ये हो गई क्वेश्चन की, ठीक है। चलो, तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो कि ट्राई करते हैं इसका nth टर्म फाइंड करने के लिए, है ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सोच, क्वेश्चन की सोच तुमको दे दी है। अब a पता है तुमको, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका? देखो 27 माइनस 40 कितना हो गया? -3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस, सॉरी माइनस को मल्टीप्लाई करो तो -3n प्लस 3, तो ये आ जाएगा 43 माइनस 3n। तो nth टर्म फाइंड करी मैंने, ठीक है। ये nth टर्म आ गया, ठीक है। दिस इज योर nth टर्म 43 माइनस 3n। तो चलो पता करते हैं कि 43 जो nth टर्म है मेरी, वो जीरो कब हो रही है, देखते हैं। तो जीरो अगर यहाँ पे देखोगे तो जीरो आ जाएगा ये 43/3, है ना। मतलब 43 पर मतलब कुछ तो भी 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग, राइट। तो तुमको ये पता चल गया कि ये जीरो इंटीजर पे तो नहीं हो रही है, 43/3 तो नॉन इंटीजर है। अगर मान लो ऐसा बोला, ऐसा आगे रहता, n की जगह मेरा 20 आगे रहता आंसर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 वैल्यू पे यहाँ पे वो क्या जीरो आ जाएगा 20th प्लेस पे। मतलब जैसे 40, 27, 34, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, मतलब 20th टर्म पे जीरो आ रहा है, ऐसा हो जाता। तो अगर n का वैल्यू 20 आता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 43/3, है ना। 43/3 क्या है? तो नॉन इंटीजर आ रहा है ना, नॉन इंटीजर, सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब नॉन इंटीजर आ रहा है, मतलब ये नॉन इंटीजर आने का मतलब क्या हुआ कि ये जीरो कब हो रहा है? 43 पॉइंट समथिंग पे जीरो हो रहा है ना। मतलब ऐसा हो गया, जैसे ये जीरो है ना, और यहाँ पे ये जब मान लो ये अपना सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 14 पॉइंट समथिंग आया, और फिर 14 पॉइंट समथिंग के बाद तो 15 आ जाएगा तुम्हारा, सही बात है कि नहीं। तो मतलब इसके बीच में ये जीरो हो रहा है, सही बात है ना। तो ये जीरो कब हो रहा है? इस n की इस वैल्यू पे, मतलब इस टर्म पे ये वैल्यू जीरो हो रहा है। अगर इंटीजर पे जीरो होता तो कोई भी बोल सकता कि जैसे n का वैल्यू 15 आ जाता तो तुम बोल देते हाँ 15th प्लेस पे ये जीरो हो रहा है। मतलब वहां तक अगर 15 तक अगर अपन सम करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि 15 टर्म पे जीरो हो रहा है ना। तो अगर 15 टर्म पे किया या 14 टर्म पे करो, तुम्हारी मर्जी। 14 टर्म पे किया तो भी सम मैक्सिमम आएगा, 15 टर्म पे वैसे भी जीरो हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो अपन क्या करेंगे 15 टर्म तक ही फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 14 पॉइंट समथिंग पे जीरो हो रहा है। तो 14 पॉइंट समथिंग पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब 14 से 14 पॉइंट समथिंग, तो उससे पहले का सम फाइंड करेंगे। पहले का, पहले क्या हो जाएगा 14 टर्म्स, पहले क्या हो जाएगा पूरे 14 टर्म्स। तो 14 टर्म्स का अगर अपन ने सम फाइंड कर लिया तो अपने को मैक्सिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम सम मिल जाएगा। तो अपन फाइंड क्या करेंगे S14, S14, ठीक है। मैक्सिमम S14 पाएगा तो कितना हो जाएगी n/2, 2 into a प्लस n कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन, रेक्टिफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करके तुम्हारा आंसर विल कम अराउंड 287, ठीक है। बोलो समझ गया कैसे किया ये क्वेश्चन, है ना। क्या 47? अरे 27 नहीं है, 37 है। अरे भाई इतना थोड़ा समझ लो, ये 37 है, 37 वो लिखने में मिस्टेक हुआ, 37 है मोहिनी, 37 है, 37।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आदित्य। अब ये कितने महीने में पढ़ा चुका हूं मैं, 3-4 महीने हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, तो वो वापस से थोड़ी पॉसिबल होगा आदित्य। ठीक है, समझ गया ना? हाँ ओके। मतलब इसके जीरो के आगे जाओगे तो जीरो के आगे तो नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जीरो के मतलब इस साइड जाओगे तो। ठीक है ना? बोलो समझ गया ना क्वेश्चन? आगे बढ़ू, है ना? ओके ठीक है। तुम ना एकदम ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो। तुम्हारे पास सिर्फ दिसंबर गया, अगले साल तुम्हारा जेई जनवरी में होगा, तो तुम्हारे पास एक ही साल बाकी है। और तुम सोचोगे 11वीं पढ़ते रहोगे, साल भर 11वीं पढ़ोगे क्या? अप्रैल